आज की क्लास में हम लोग राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से केंद्र में मंत्रिपरिषद कार्य करती है, ठीक उसी प्रकार राज्यों में राज्य की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के लिए राज्य मंत्रिपरिषद कार्य करती है। ये मंत्रिपरिषद जो होती है मुख्यमंत्री के अंदर निहित होती है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 163 और 164 में मंत्रिपरिषद के बारे में उल्लेख किया गया है। अगर हम देखें तो राज्य मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 के तहत ये कहा गया है, उन बातों को छोड़कर जिसमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वहन में उसे सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 163 में किया गया और जिसमें यह बताया गया कि कुछ जगहों पर राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करेगा, लेकिन उसे सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ये प्रमुख कार्य होगा। अनुच्छेद 163 के तहत बताया गया कि मंत्रिपरिषद का कार्य क्या होगा, राज्यपाल महोदय को सहयोग देना एवं सलाह देना। यानी मंत्रिपरिषद का कार्य क्या है, सलाहकारी संस्था के तौर पर, यानी वो उसको समय समय पर जब भी आवश्यकता होगी उसको सलाह उपलब्ध कराएंगे। अनुच्छेद 163(3) के तहत ये कहा गया, मंत्रिपरिषद का विधिक उत्तरदायित्व भी दिया गया है, मंत्रिपरिषद को विधिक उत्तरदायित्व प्राप्त है। उसमें ये कहा गया है कि केंद्र सरकार के मंत्रियों की तरह ही राज्य के मंत्रियों को भी विधिक उत्तरदायित्व से मुक्त रखा जाएगा। विधिक उत्तरदायित्व से मुक्त रखने का तात्पर्य यह है कि मंत्रियों को राज्यपाल के पास भेजे गए अधिनियमों या आदेशों पर हस्ताक्षर करने की बाध्यता नहीं है। यानी राज्यपाल महोदय के पास जो भी अधिनियम या आदेश भेजे जाते हैं उसमें संबंधित मंत्री को हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होती है। और सेक्शन 3 के तहत ये भी कहा गया 163(3) के तहत कि न्यायालय भी इस बात पर विचार नहीं कर सकता है कि मंत्रियों ने राज्यपाल को क्या सलाह दी या नहीं दी। अगर उन्होंने सलाह दी तो क्या दी, इसके बारे में किसी भी न्यायालय में चर्चा नहीं की जा सकती। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्टिकल 163 जो है राज्य मंत्रिपरिषद होने की व्यवस्था करता है। इसके बाद अगला अनुच्छेद जो है 164, अनुच्छेद 164 अनुच्छेद 164 ये कहता है, इसके सेक्शन 1 के तहत कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। यानी इसमें यह कहा गया है कि आर्टिकल 1 में 164 सेक्शन 1 में कि राज्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। राज्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। राज्यपाल महोदय के द्वारा राज्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। तो जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है, अब इसे मंत्रियों की जो नियुक्ति होगी तो अब इसमें एक प्रश्न उठता है कि मंत्रिमंडल जो होगा, जो मंत्रिपरिषद होगी, वो मंत्रिपरिषद का आकार क्या होगा, यानी मंत्रिपरिषद कितनी बड़ी होगी।
पहले हमारे संविधान में इसके बारे में वर्णन नहीं किया गया था, क्यों कितना बड़ा मंत्रिमंडल बनाया जा सकता है। इसके लिए 2003 में एक संशोधन पेश किया गया, जिसे 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि जो मंत्रिमंडल का जो आकार होगा उसमें जो है मंत्रियों की जो संख्या होगी उस राज्य में जितनी कुल सदनों की संख्या है, यानी सदन की संख्या का 15% से ज्यादा मंत्रिमंडल में सदस्य नहीं बनाए जाएंगे। ये व्यवस्था की गई कि जिस राज्य के लिए मंत्री, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग विधानसभाओं के लिए अलग अलग है, तो उसमें व्यवस्था की गई है कि कम से कम 500 या मिनिमम 60 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। लेकिन ऐसा अपवाद भी है, जैसे कि सिक्किम में 32 ही है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जिन विधानसभाओं में कम सदन संख्या है, ठीक है, जैसे 40 है, 60 है, 32 है, तो अलग अलग कहीं कहीं पे जहां पर कम सदनों की संख्या है वहां ये कहा गया कि कम से कम उस राज्य में 12 मंत्री बनाए जाएंगे मुख्यमंत्री के सहित। यानी उन वे राज्य जहां पर सदनों की संख्या कम है वहां पर मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो इसका जो उल्लेख किया गया वो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार ये किया गया। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 403 है, ठीक है। तो जो बड़े विधानसभा, जो बड़े राज्य हैं, जहां पर बड़े हैं वहां 15% देखा जाएगा, जहां छोटे राज्य हैं जहां पर सदन की संख्या कम है वहां 12 से कम मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती। तो ये एक बात कही गई। इसके बाद ये कहा गया कि वे राज्य जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में प्रत्येक राज्यपाल का एक कर्तव्य होगा कि इन राज्यों में एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाएगी। और साथ ही साथ एक संविधान संशोधन पेश किया गया, इसे 94वां संविधान संशोधन कहते हैं, संविधान संशोधन कहा जाता है, जिसमें यह कहा गया कि बिहार राज्य को, जो बिहार था जहां पर पहले एक आदिवासी मंत्री को नियुक्त किया जाना आवश्यक था, 94वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार बिहार को इस कल्याण मंत्री नियुक्त करने से मुक्त कर दिया गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश राज्यों में जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाएगी। और 94वें संविधान संशोधन के अनुसार इसमें जो है बिहार को इससे क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। इसके बाद आता है कि अगर मान लीजिए 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अगर किसी संसद, विधानसभा के जो सदस्य हैं उनमें 10वीं अनुसूची के अनुसार अगर किसी मंत्री की, कोई मंत्री है जो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत, जिसको दल बदल अधिनियम कहा गया, दल बदल अधिनियम जो संविधान संशोधन था, जिसे 1985 में 52वें संविधान संशोधन के अनुसार
इसे प्रस्तुत किया गया था 92वां संविधान संशोधन। अगर कोई मंत्री 92वें संविधान संशोधन के 1985 के अनुसार दल बदल के अंतर्गत वो अयोग्य करार दे दिया जाता है तो वो उसे मंत्री पद से हट जाना होगा। वो अपनी पदावधि जो उसकी शेष पदावधि है उससे उसका पद समाप्त हो जाएगा जब तक वो पुनः निर्वाचित होके नहीं चला आता है। इसी के पैरा 2 में ये बात कही गई थी। उसके अलावा अब एक इसमें संशोधन ये किया गया है कि दल बदल अधिनियम तब लागू नहीं होगा अगर किसी दल के सदस्य अगर 2/3 टूटते हैं और किसी दल में विलय हो जाता है तो उनके ऊपर ये कानूनी तौर पे लागू नहीं होगा। वरना अगर कोई ऐसा सदस्य जो इसके अंतर्गत अपने दल को छोड़ के किसी दूसरे दल में जाता है और दल बदल के तहत अगर वो अयोग्य घोषित हो जाता है तो उसका मंत्री पद जो होता है समाप्त हो जाएगा, यानी उसको मंत्री पद से हटना होगा। ये तब लागू होता है जब वो 2/3 के तहत अगर उसने जो है किसी दल में विलय कर लिया हो तो दल बदल अधिनियम के जो संविधान संशोधन था उसके अंतर्गत उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। तो ये इसका वर्णन जो है आर्टिकल 164A के अंतर्गत दिया गया था। अनुच्छेद 164(2) के अंतर्गत राज्य मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कहा गया है कि सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होती है। इसका तात्पर्य यह है कि जो मंत्रिपरिषद है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। कोई भी मंत्रिपरिषद तभी तक कार्य कर सकती है जब तक वो विधानसभा में अपना बहुमत बनाए रखे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अगर जो मंत्री हैं वो मंत्री जो होते हैं एक साथ, चाहे वो मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, अगर किसी भी एक मंत्री के खिलाफ कोई भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी संपूर्ण मंत्रिपरिषद को क्या हो जाता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। अर्थात तात्पर्य है कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करती है। प्रत्येक मंत्रियों के अलग अलग मत हो सकते हैं लेकिन उनको जाहिर नहीं किया जाएगा। सदन के अंदर जो है वो हर मंत्री, जो भी मंत्री अपना प्रस्ताव पेश करेगा, सभी लोग जो उसका क्या करेंगे, समर्थन करेंगे। अगर किसी भी एक मंत्री के खिलाफ ही कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का अवसान हो जाता है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। अब ये प्रश्न उठता है कि मंत्रियों की योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता तो उसमें यह कहा गया है मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति को अपने मंत्रिपरिषद में शामिल करेगा जो वहां के सदन का सदस्य है। वो जैसे मान लीजिए अगर एक सदनीय है तो विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, अगर द्विसदनीय है तो विधान परिषद के सदस्यों को भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है। यानी ऐसे मंत्रिमंडल में वही सदस्य शामिल किए जाएंगे जो सदन के सदस्य हों। लेकिन मुख्यमंत्री अगर चाहे तो ऐसे व्यक्ति को भी मंत्रिमंडल में ले सकता है जो सदन का सदस्य न हो, उसको भी ले सकता है। लेकिन इसके साथ शर्त यह है कि उस सदस्य को, जो मंत्रिपरिषद का जो सदस्य है, जो किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे 6 माह के अंदर सदन की सदस्यता, जिस तारीख से उसने मंत्रिपरिषद में शपथ ग्रहण किया है, वो 6 माह पूरा होने से पूर्व ही सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। वरना उसकी जो मंत्रिपरिषद है उसका पद मंत्री का समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से कहा जा सकता है, योग्यता ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा सदस्य है, ऐसे व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाएगा। अगर मुख्यमंत्री चाहे तो ऐसे लोगों को शामिल कर सकता है जो सदस्य ना हो, लेकिन वो शर्त यह है कि 6 माह के अंदर उनको जो है किसी न किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। कार्यकाल, शपथ, जो मंत्री हैं
उनको जो है शपथ जो दिलाई जाती है, तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रस्ताव के अनुसार शपथ राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल महोदय के द्वारा मंत्री को दो प्रकार की शपथ दिलाई जाती है। एक दिलाई जाती है पद की और दूसरी दिलाई जाती है गोपनीयता की। और जो शपथ दिलाई जाती है ये जो है संविधान में दिए गए तीसरी अनुसूची के अनुसार होती है। तो शपथ मंत्री अपने पद को धारण करने से पहले राज्यपाल महोदय उसको पद शपथ दिलाते हैं। शपथ जो दो प्रकार की होती है, वो पद की शपथ लेते हैं और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मंत्रियों की श्रेणी, यानी कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। तो मंत्री सामान्यतः अगर हम देखें तो जो मंत्री परिषद है उसमें पहला जो मंत्री होता है उसे कैबिनेट मंत्री कहा जाता है, कैबिनेट। दूसरा जो मंत्री होता है वो राज्य मंत्री होता है। कभी कभी राज्य मंत्री का जो होता है किसी को स्वतंत्र प्रभार भी मिल जाता है तो उसको कहते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और तीसरा मंत्री जो होता है उसको उप मंत्री कहा जाता है। कभी कभी ये पूछा जाता है, ज्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर बताइए। तो जो मंत्री परिषद है, कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर बताइए। तो जो मंत्री परिषद होती है, कैबिनेट, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री, तीनों से मिलकर जो समूह बनता है उसे हम मंत्री परिषद कहते हैं। लेकिन कैबिनेट मंत्री जो होता है इसी को केवल मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस रहता है, काफी पेपरों में पूछा भी जाता है। तो अगर हम देखें तो सामान्यतः जो कैबिनेट मंत्री होता है वही जो होता है मंत्री परिषद की एक तरह से कहें तो रीढ़ होता है, क्योंकि नीति का निर्माण जो होता है कैबिनेट मंत्री करता है और कैबिनेट मंत्री ही विभाग का विभागाध्यक्ष होता है। और जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री जो होता है वो अपने विभाग की नीतियों का निर्माण करता है। कैबिनेट मंत्री को ही सहयोग करने के लिए उसके विभाग में कभी कभी राज्य मंत्री नियुक्त किए जाते हैं और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी होते हैं। तो राज्य मंत्री जो होता है कैबिनेट मंत्री के द्वारा उसको कार्य दिए जाते हैं और जिस भाग का होता है, और स्वतंत्र वाला जो होता है वो स्वयं उसके बारे में जितना एरिया दिया जाता है उसके कार्य को क्रियान्वित करता है। उप मंत्री जो होता है किसी भी विभाग में जो है किसी भी कैबिनेट मंत्री के अधीन कर दिया जाता है, जो कैबिनेट मंत्री के द्वारा उप मंत्री को कार्यभार को दिया जाता है। इस तरह से देखें तो ये दोनों जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होते हैं, इनको विशेष परिस्थिति में अगर कैबिनेट की मीटिंग में आमंत्रित किया जाता है तभी यह कैबिनेट की मंत्री में शामिल होते हैं, वरना यह शामिल नहीं होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री ही मुख्य जो होता है नीति निर्माण करता होता है और यही जो होता है प्रशासन और व्यवस्था के लिए जो है पूरी तरह से उत्तरदायी होते हैं, जो नीति का निर्माण करते हैं। कैबिनेट मंत्री सामान्यतः क्या क्या करते हैं, तो राजनीतिक व्यवस्था, तो कैबिनेट मंत्री जो होता है क्या क्या कार्य करते हैं। कैबिनेट के कार्य, जो कैबिनेट का जो प्रमुख कार्य है वो है राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए नीति निर्धारण। इनका प्रमुख कार्य होता है जो करते हैं
राज्य सरकार की मुख्य नीति निर्धारक, राज्य सरकार की मुख्य नीति निर्धारक, राज्य सरकार की मुख्य कार्यकारिणी का निर्धारण, मुख्य कार्यकारिणी का निर्धारण, राज्यपाल की सलाह, राज्यपाल को सलाह देना, सभी प्रमुख संवैधानिक एवं वित्तीय मामलों को देखना, और राज्य के सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, राज्य के प्रशासनिक उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, जैसे सचिव स्तर के, और राज्य के प्रमुख संवैधानिक पदों की प्रमुखों की नियुक्ति, प्रमुख संवैधानिक पदों की नियुक्ति। तो ये कैबिनेट के द्वारा प्रमुख कार्य किए जाते हैं। अनुच्छेद 166 के तहत ये कहा गया है कि राज्य के जो समस्त कार्य हैं, वो जितने भी कार्यपालक कार्य किए जाते हैं, वो सभी जो है राज्यपाल महोदय के नाम से किए जाते हैं, और राज्यपाल महोदय के नाम से ही राज्य सरकार जितना भी कार्य करती है, वो सभी जो कार्यपालक शक्ति है वो राज्यपाल है, तो राज्यपाल के नाम से सारे कार्य किए जाते हैं। राज्यपाल द्वारा सरकार की कार्रवाइयों में सुगमता लाने तथा मंत्रियों के बीच उनके आवंटन के लिए नियम बनाए जा सकते हैं। तो ये दोनों कार्य हैं जो 166 के तहत किए जाते हैं। 167 के तहत ये है 167 167 को के तहत राज्यपाल महोदय के द्वारा जब सरकार के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में जब सूचना मांगे, जब उनसे कोई सूचना ली जाती है, तो उसको जो है 167 को के तहत राज्य प्रशासनिक व्यवस्था की जो सूचना मांगी जाती है वो 167 को के तहत मांगी जाती है। बंद कर 167 को के तहत राज्य प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में मुख्यमंत्री का प्रमुख कर्तव्य होगा कि राज्यपाल महोदय को समय समय पर इसकी सूचना उपलब्ध कराएं, और अगर राज्यपाल महोदय के द्वारा सूचना मांगी जाती है तो उस प्रशासनिक सूचना मांगे जाने का जो उल्लेख है 167 ख में किया गया है। अगर
राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित कोई सूचना मांगते हैं तो उसका उल्लेख 167 ख में किया गया है। 167 क के तहत मुख्यमंत्री का दायित्व है कि प्रशासन के जितने निर्णय हैं उसके बारे में सूचित करें राज्यपाल को। 167 ख में राज्यपाल महोदय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में सूचना ले सकते हैं। 167 ग में ये कहा गया है कि अगर किसी मंत्री ने किसी अपने विभागीय कोई निर्णय ले लिया है तो राज्यपाल महोदय उसको तत्काल जो है मंत्रिपरिषद के सामने जो उसको उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे। तो मंत्री के द्वारा अगर कोई निर्णय लिया गया है तो मंत्रिपरिषद में रखने के लिए जो बात कही गई है वो 167 ग में कही गई है। उसके बाद अनुच्छेद 177 के तहत ये कहा गया है कि अगर कोई मंत्री सदन का सदस्य है तो दोनों सदनों में बोल सकता है। जिसका वो सदस्य है, जिसका सदस्य नहीं है वह जो है सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। मान लीजिए कहीं पर 2 सदनीय है तो विधान परिषद में भी जा सकता है और विधानसभा में दोनों जगह अपनी कार्रवाई में भाग ले सकता है। अगर वो किसी समिति का सदस्य है तभी वो उस कार्रवाई में भाग ले सकता है। बस इतना अंतर ये है कि वह उसमें जो है मतदान नहीं कर सकता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो राज्य मंत्रिपरिषद जो है संविधान के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार कार्य करता है।